And I'm Sunita Sharma, your economics teacher. Welcome on my YouTube channel. Today we will do समष्टि शास्त्र में समग्र मांग 12th क्लास की चैप्टर रहेगा ये एग्रीगेट डिमांड चैप्टर नंबर 8 एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो आपका कंसेप्ट है ये आपको BA लेवल में भी मिलेगा पढ़ने को और MA लेवल में भी मिलेगा। तो ये आप इसमें जो 12th क्लास में इसका इंपॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड टू कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लार्ज स्केल पर स्टडी करते हैं, ठीक है, जैसे हमारी नेशनल इनकम है, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में जानेंगे। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ए अकाउंटिंग ईयर, यानी कि एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की समग्र मांग से होता है, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम के थ्रू अभी मैं आपको करवाऊंगी। एडी इन ए जनरल फ्रेमवर्क डाउनलोड स्लोपिंग वर्ड, ठीक है। अभी मैं इसका आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ठीक है। ये आपका माइक्रो डिमांड कर्व है। इसमें जो है डी हमारा ये है, देखो ऊपर से नीचे जो एक वस्तु एक मांग उसकी कीमत के बीच को संबंध को दिखाता है, यानी कि यहाँ पर हमें प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पर हमें क्वांटिटी ली हुई है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, यहाँ पर प्राइस है। जिस जैसे प्राइस इंक्रीज होगा देखो वैसे वैसे हमारी डिमांड डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। प्राइस कम होगा तो हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, ओके। इसके आप थ्रू आप देख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड डायग्राम रहने वाला है मैक्रो डिमांड करो, ठीक है। एडी एग्रीगेट डिमांड इसको हम बोलते हैं, समग्र मांग करता था सामान्य कीमत स्तर के बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक है, ओके। ये आपका आ जाएगा इस तरह से, जैसे जैसे प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी जो है डिमांड कम हो जाएगी, ओके। एग्रीगेट डिमांड और प्राइस के रिलेशन को आपको बताता है। तो इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है, जो भी आपने जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर में किया होगा, जो मैंने अपने चैनल पर करवाया हुआ है, तो इकोनॉमिक्स बाय सुनीता, इस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। चैप्टर हमारा मिलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब एग्रीगेट डिमांड को हम कर्व से कैसे कर सकते हैं। अब ये देखो, ये एग्रीगेट डिमांड इनकम एम्प्लॉयमेंट के थ्रू दिखाया गया है। इसका ढलान ऊपर की ओर है, आय और समग्र मांग के बीच प्रत्यक्ष संबंध को दर्शाता है, ठीक है, ठीक है। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है ऐसे ऐसे आपकी डिमांड बढ़ती चली जाती है, उसके रिलेशन को दिखा रहा है। देखो ऐसे करके आप देख लेना। तो जैसे डिमांड बढ़ेगी हमारी इनकम बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। एग्रीगेट स्लोप डिमांड करो, एग्रीगेट डिमांड की स्तर से संबंधित होता है, तो इसका ढलान नीचे की ओर होता है क्योंकि इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। एग्रीगेट ढलान का ऊपर की ओर डिमांड कर स्लोप होता है, तो ये हमारा इनकम से रिलेटेड होता है क्योंकि इसका ढलान ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि इसमें हमारा जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इन्वर्स नहीं है, पॉजिटिव स्लोप को दिखाएगा, ठीक है। ये था आपके कुछ मतलब ये बोलते हैं ना छोटी मगर मोटी बातें, तो इसके बगैर जो है आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसमें देखो क्या क्या शामिल होता है। एग्रीगेट डिमांड में हम कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट को शामिल करते हैं। दो चीज़ें इसमें मिलेंगी, इन क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। C+I की कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट हमारा शामिल है। तो नेक्स्ट सेक्टर देखिए, C+I+G+X-M। X-M का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट एंड ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट, ठीक है। ये हमारा कंजप्शन है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये फिर हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आएगा। जी से निर्यात, एक्सपोर्ट को हम निर्यात बोलते हैं, यानी कि आयात मतलब जो इंपोर्ट जो हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री से आता है, और जो हमारा एक्सपोर्ट होता है जो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री को जाता है, ठीक है। आएगा उसके बदले में पे करना पड़ेगा, और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो आ जाएगा तो उसके बदले हम जो है पेमेंट मिलेगी, ओके। उसके बाद डेफिनेशन है, उसको आप देख सकते हैं कि एग्रीगेट, हाँ लेट्स सी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर दैट द हाउस होल्ड फर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑफ एन country are ready to spend for the purpose of goods and services during a given period and at given level of income, ठीक है। जो आपका इनकम का लेवल दिया होता है उसके ड्यूरिंग ये आपको एक्सपेंडिचर और कंजप्शन और हमारे इन्वेस्टमेंट को शो करता है, कैसे, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा इसको देखो, एग्रीगेट डिमांड एंड कर्व, ये हम एक मतलब टेबल दी हुई है, हमें टेबल के थ्रू हम कर सकते हैं। इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड, ये इनकम है, ये एग्रीगेट डिमांड है, ओके।
तो इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी हमारी, देखो 0 है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड 20 है। ओके, और जब हमारी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो हमारी डिमांड भी बढ़ती जाती है। देखो ये आपका डायग्राम में शो किया हुआ है। तो जब कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट देखो, जब आय शून्य है तो समग्र मांग 20 करोड़ रुपए है, यदि मांग का स्तर न्यूनतम है। आय में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ समग्र मांग में एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होती है। आय के एक निश्चित स्तर, यानी कि जब आय का एक निश्चित स्तर है जहाँ पर दोनों चीज़ इक्वल होती हैं, निश्चित स्तर वो बोला जाता है। तो 40 करोड़ जिसके हम आय से कम होने लगती है, उदाहरण के लिए जब आय 50 करोड़ तो समग्र मांग 45 करोड़ है। इस प्रकार जब आय बढ़कर 60 करोड़ हो जाती है तो समग्र मांग बढ़कर 50 करोड़ हो जाती है। ये देखो यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट है, यानी कि एक फिक्स्ड लेवल हो जाता है, यहाँ पर दोनों चीज़ इक्वल हो जाती है। पहले जब हमारी देखो डिमांड हमारी इनकम 0 है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड 20 अपने लो लेवल पर है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है, ओके, ये हमारा रिलेशन भाई 45 डिग्री के एंगल पर हमें दिखाया हुआ है। तो मैंने आपको टेबल और ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद इसके कंपोनेंट है कुछ एग्रीगेट डिमांड के। ये कह रहा है कि हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे होता है, एक्सपोर्ट कैसे होता है, निर्यात और आयात का अंतर होता है, उसको हम नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। कई बार ये एग्जाम में भी आ जाता है नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिफरेंस जो होता है वो नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें क्या क्या शामिल होता है। सी प्लस आई प्लस डी प्लस में एक्स माइनस सम। कई बार ये यूँ जो इक्वेशन जो है एग्ज़ाम में भी देखने को मिली है। आप लास्ट ईयर के एग्ज़ाम उठा के देखोगे तो भी जो बच्चे जो स्टूडेंट्स जो हैं स्पेशली इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं और जो सीए हैं, सीए कॉम फाउंडेशन है, कॉमर्स से हैं, वो जो है मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और एस्टेट की प्रिपरेशन, स्पेशली एस्टेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एस्टेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन मेरे चैनल के थ्रू आप कर सकते हो। ओके, एवरी जो है चैप्टर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स बाय सुनीता पर जाकर देखो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, हाँ, अब देखो नेक्स्ट जो है आपका हमारा ये कहता है हाउस होल्ड कंजप्शंस। ठीक है, उसमें ये आपके कंपोनेंट वही दिखाए हुए हैं, हाउस होल्ड कंजप्शंस, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा नेट एक्सपोर्ट है। ओके, तो ये हमारा आ गया हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सी फंक्शंस ऑफ वाई। ठीक है, कंजप्शंस और ये हमारा वाई, ये इस पर डिपेंड करता है। कंजप्शंस किसका फंक्शन है, इनकम का, ये इससे शो किया हुआ है। तो गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मांग समग्र का दूसरा तत्व सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाओं पर किया जाने वाले वह बहुत सी जो है वस्तुएं सरकार की सार्वजनिक जो हमारी गवर्नमेंट है, जैसे स्कूल है, सड़क है, इन पर जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। ओके, उसके बाद है निवेश, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से हमें उन पूंजीगत वस्तु जैसे मशीन है, कारखाना, मकान है आदि जो हमारे मतलब लॉन्ग टाइम के लिए हैं और पूंजीगत पदार्थों में होने वाली वृद्धि से, यानी कि जो हमारी कैपिटल अर्निंग में जो है बेनिफिशियल रहती हैं। ओके, निविल निर्यात, यानी कि निर्यात माइनस में आयात एक अर्थव्यवस्था उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की विदेशी मांग का प्रतीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई का। जैसे हमारा रिलेशन था एग्रीगेट डिमांड का, उसी प्रकार हमारा रिलेशन है एग्रीगेट सप्लाई का। इसमें उसमें हम इन्वेस्टमेंट शामिल करते थे, इसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे, कंजप्शन प्लस में सेविंग। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष में वस्तुओं सेवाओं के प्रवाह मूल्य वृद्धि या सृजित आय को समग्र पूर्ति कहा जाता है। वर्तमान साधनों के अतिरिक्त प्रयोग द्वारा तकनीक सुधार हुआ है। ये कह रहा है कि केंद्र द्वारा प्रतिपादित आय एवं रोजगार का सिद्धांत जो अल्पकालीन विश्लेषण है और ये इसकी अल्पकाल में तक ये आपका बाद में आपको समझ आ जाएगा। ये देखो, ये आपको केंज का कंसेप्ट जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये आपका जो है बीए सेकेंडरी की बुक में भी चैप्टर दिया हुआ है और एमए लेवल पे भी ये जो है आपको मैक्रो में पढ़ने को मिलेगा और ये एग्जाम ऑफ यू में भी एमए जो है एग्जाम में आता है। तो आप ये कंसेप्ट जो आप ये अपना यहाँ से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल क्या है, ये क्या है, रोज़गार की इतना 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 दिया हुआ है और ये हमारी आय का प्रवाह है, उपभोग प्लस बचत, ये हमारे एग्रीगेट सप्लाई को शो करता है। इसमें भाई इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता है, इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। देखो ये पॉजिटिव रिलेशन दिखाया गया है, ये हमारे एग्रीगेट सप्लाई है 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 60 और एग्रीगेट सप्लाई जो है समग्र पूर्ति और रोजगार के जो संबंध को है, कह रहा है ना कि प्रत्यक्ष संबंध, प्रत्यक्ष यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे जैसे हमारी सप्लाई बढ़ती है वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और इसको हम आप एक टेबल के थ्रू देख सकते हैं। एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इन द केंजियन फ्रेमवर्क, कैसे होता है केंजियन फ्रेमवर्क भाई। ठीक है, ये हमारे एग्रीगेट सप्लाई है, ये एम्प्लॉयमेंट है। ओके,
वक्र बाएं से दाएं की ओर ऊपर बढ़ रहा है। ये देखो ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पर आकर ये जो है इंक्रीमेंट होना इसमें आगे की तरफ बंद हो जाता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट नहीं होता है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ये है आपका केंज का काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है डायग्राम। ओके, द क्लासिकल फ्रेमवर्क, ये हमारा क्लासिकल फ्रेमवर्क है। क्लासिकल का कहना है कि पूर्ण रोजगार एक हमारी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति है और यह मान लेता है कि अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। लेकिन जो केंज है वो मानकर चलता है कि देखो ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना कि एक का समग्र पूर्जा ऊपर की ओर है और रोजगार प्राप्त करने के लिए पश्चात एक ऊर्ध्वाधर यानी कि देखो यहाँ पर इसको फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, उसके बाद जो है ये लाइन जो है स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है, एक ही बात जो है स्ट्रेट बन जाती है। ओके, पूर्ण रोजगार उत्पादन स्तर। उसके बाद इन्होंने दिखाया हुआ है भाई बिहेवियर ऑफ कंजप्शन फंक्शंस कैसे दिखाया हुआ है। ये आपका कंजप्शन फंक्शन है, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पर जो हमारी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, सी और वाई। ठीक है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, सी इज इक्वल टू वाई जो है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, वो पॉइंट इसको नाम दे दिया है। यहाँ पर हमारी सी लेस देन वाई है और यहाँ पर हमारी सी ग्रेटर देन वाई है, पॉजिटिव है, और ये हमारा नीचे नेगेटिव रहेगा। इस पॉइंट से नीचे नेगेटिव, इस पॉइंट से ऊपर जो पॉजिटिव है, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, और हमारा ये कह रहा है कि भाई वाई के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करने वाली जो टेबल है उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। यानी कि इनकम के साथ साथ जो हमारी कंजप्शंस को शो करता है वो हमारी कंजप्शंस टेबल कहलाती है। उसको देखिएगा, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी लंबा चैप्टर है ये। APC इज इक्वल टू सी अपॉन में वाई, इसको हम शो करते हैं। ये एग्जाम में भी आता है, कई बार निकालने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन जो अपनी वीडियो में अलग से भी करवाए हुए हैं। सी अपॉन वाई 80 अपॉन में 100, तो ये हमारे 0.8% आ